चुप किया बस। हाँ, जितने भी लोग ऑनलाइन आए हुए हो भी, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ क्लियर है मेरी? काइंडली मुझे कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, क्लियर है ना? अच्छा, लास्ट क्लास में जो यहाँ पे टीएमसी में हमारी लास्ट क्लास हुई थी, हम लोग जो है वो फाइनेंशियल मैथ्स को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और फाइनेंशियल मैथ्स जो है वो आपके पेपर का बहुत ही ज़्यादा कह लो कि इम्पोर्टेंट एरिया है। 20 मार्क्स पक्के पेपर में इसके आते हैं। आज का पूरा दिन हम फाइनेंशियल मैथ्स पर ही लगाएंगे। फिर हमारी अगली क्लास मोटरसाइकिल कार्ड या वेडनेसडे को जब भी होती है वो भी फाइनेंशियल मैथ्स पर। फिर जो अगले संडे वाली क्लास होगी वो 9 से 6 बजे तक होगी। ठीक है, आज मेरी एक कॉस्टिंग की वर्कशॉप है, अगले संडे वो नहीं होगी, कैफ वाले नहीं होंगे, तो तुम लोगों की क्लास 9 से 6 होगी। उसमें भी आधा टाइम जो है हम फाइनेंशियल मैथ्स करेंगे, बाकी आधा टाइम दूसरे टॉपिक्स वगैरह देख रहे होंगे। सही है? अच्छा, फाद ऑनलाइन हो तो काइंडली मुझे होस्ट बना देना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना। ठीक है, थैंक यू होस्ट बनाने के लिए। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है, सही है। अच्छा यार, मैं एक और काम कर रहा हूँ और वो ये है कि जितने लोग ऑनलाइन हो उसमें से कोई मुझे ये वॉलंटरली बताओ कि कौन जो है वो रिकॉर्डिंग करना चाहता है, बिकॉज रिकॉर्डिंग मिस ना हो जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग राइट किसी और को भी दे दें। ऑनलाइन में जितने लोग हो कोई भी मुझे ये बता दो। साकिब, ऑनलाइन आना पड़ेगा फ्रॉम योर कंप्यूटर। साकिब, मैंने तुम्हें अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया है। अच्छा वसीम, जिसने भी रिकॉर्डिंग करनी है वो रेज हैंड करे। लेट मी स्लो। बस बंद दिमाग आओ। हमारा मतलब कारण कही हो ताकि आप लोग रिकॉर्डिंग, जो भी बच्चों को लिंक चाहिए होगा वो आप लोगों को कांटेक्ट कर लें अपने व्हाट्सएप पर और रिकॉर्डिंग्स दे दें। ठीक है, तो ये 3 बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप लोग फिर आगे ग्रुप वगैरह में दे देना। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कशंस करी थी उसको ही आगे बढ़ाते हैं। हम लोग फाइनेंशियल मैथ्स कर रहे थे। आप लोग अपने रजिस्टर्स निकालो और फाइनेंशियल मैथ्स में सबसे पहली जो हेडिंग डालो ना, फाइनेंशियल मैथ्स में सबसे पहली जो हेडिंग डालो। पहले जो 2 चीज़ें मैं कवर करवाना चाहता हूँ, वो है इफेक्टिव एनुअल रेट, इफेक्टिव एनुअल रेट। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि नॉमिनल रेट क्या है, और तीसरी चीज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि कंपाउंडेड कंटीन्यूअसली क्या होता है। ठीक है, ये 3 चीजें हम अगले 20 मिनट में 15 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इफेक्टिव एनुअल रेट से अपनी डिस्कशंस को स्टार्ट करते हैं।
इफेक्टिव एनुअल रेट और उसकी नॉमिनल रेट में कन्वर्जन या नॉमिनल रेट की इफेक्टिव रेट में कन्वर्जन, ये पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है, नॉमिनल रेट क्या होता है, कन्वर्जन कैसे होती हैं। अच्छा, लेट से मेरे पास एक बैंक है जो कि है बैंक ए। लेट से मेरे पास एक बैंक है जो कि है बैंक ए, एक बैंक है जो कि है बैंक ए, ठीक है। और बैंक के जो है वो मुझे ये कहता है कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10% पर एनम, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब अगर इस बैंक की हम बात करेंगे और इस बैंक में अगर हम लेट से 1 जनवरी 2010 को 1 जनवरी 2010 को 100 रुपए जमा करते हैं, 1 जनवरी 2010 को 100 रुपए जमा करते हैं इस बैंक में, और हम इसकी 2 साल की वर्किंग बनाते हैं। पहले साल मुझे ये बैंक जो है वो 100 पर 10% इंटरेस्ट देगा। 100 पर 10% इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10 रुपए बनेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 110। कब हो जाएगा ये? 31 दिसंबर 2010 वाले दिन या 1 जनवरी 2011 वाले दिन। पहले साल मुझे 100 पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 10 रुपए होता है, और मेरे पैसे 110 रुपए हो जाएंगे। एक साल का इंटरेस्ट 10 रुपए होता है 100 का, ठीक है। अगले साल जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, जब मुझे अगले साल इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर अगले साल क्या होगा? अगले साल मुझे 110 पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा विच इज 11, और मेरे पैसे कितने हो जाएंगे? 121। ये किस दिन की बात है? 31 दिसंबर 2011 या 1 जनवरी 2012 वाले दिन की बात है, ठीक है। ये एक बैंक है बैंक ए, इसने मुझे बोला हुआ मैं आपको कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट दूंगा। अच्छा, एक और बैंक है, लेट से उसका नाम है बैंक बी। बैंक बी एक और बैंक है, ठीक है। बैंक बी एक और बैंक है, और ये जो दूसरा बैंक है ना, इसने बोला हुआ है 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली जब लिखा हुआ हो तो उसका मतलब ये है कि साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? साल में 2 दफा कंपाउंडिंग होगी। साल में 2 दफा कंपाउंडिंग होने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर 1 जनवरी 2010 वाले दिन 100 रुपए जमा करोगे, आप यहाँ पर अगर 1 जनवरी 2010 वाले दिन 100 रुपए बैंक में जमा करोगे, तो फिर पहली बार आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 100 का 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, ठीक है। सेमी एनुअली यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड होगा। 100 का 10% इंटू 6/12 कितना होता है? ये हो जाता है आपका 5 रुपए। हाँ, जो 5 रुपए होता है, ठीक है। और आपके पैसे कितने हो जाएंगे? 105। किस दिन? ये आपके हो जाएंगे 30 जून 2010 वाले दिन। 30 जून 2010 वाले दिन 105 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। 30 जून 2010 वाले दिन 105 रुपए हो जाएंगे। 6 महीने बाद आपके अकाउंट में 5 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे। 100 इंटू 10% इंटू 6/12 विच इज 5। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि भाई आपको 105 पर 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 6/12 कितना बनता है? 105 इंटू 10% इंटू 6/12 इज 5.25, सही है ना? तो पहले साल के आखिर में यानी कि 31 दिसंबर 2010 वाले दिन आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 31 दिसंबर 2010 वाले दिन आपका बैलेंस हो जाएगा 110.25, ठीक है। अच्छा, एक और साल की बात करते हैं। अगेन एक और साल जब गुजरेगा तो अब क्या होगा? 6 महीने में दोबारा इंटरेस्ट आपके अकाउंट में ऐड होगा। 110.25 का 10% मल्टीप्लाइड बाई 6/12 कितना बनता है? 5.788 पक्का? कोई राउंडिंग ऑफ नहीं चाहिए मुझे, तुम बताओ। सर ये 6 अपॉइंट कर लेगी। 5.788
5.5125, ठीक है, 5.5125, 110.25 का 10% इंटू 6/12। अब आपके अकाउंट में पैसे जो है वो 30 जून 2011 वाले दिन कितने हो जाएंगे? 115.7625। फिर वापस से 6 महीने का इंटरेस्ट, आखिरी कैलकुलेशन 115.7625, ठीक है ना, इंटू 10% इंटू 6/12 कितना बनता है? हम आप फॉर्मूला देखते हैं अभी। हाँ, कितना? 5.788125। ऐड करो इसको, कितना बनता है? 121.550625, ठीक है। देखो, कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोलेगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोलेगा तो हर 6 महीने पर आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा। कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोलेगा तो हर 6 महीने पर आपके अकाउंट में इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा। कंपाउंडेड एनुअली बोलेगा तो हर साल में एक बार। कंपाउंडेड क्वार्टरली बोलेगा तो हर साल में 4 बार, यानी कि हर 3 महीने बाद ऐड होगा, ठीक है। अब इफेक्टिव एनुअल रेट और नॉमिनल रेट में डिफरेंस क्या है? देखो, जो रेट बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट कहलाता है। जो रेट बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट कहलाता है। जो रेट बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट कहलाता है, ठीक है। जो रेट बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट कहलाता है। अब्दुल्ला कर रहा हूँ रिव्यू। अच्छा देखो, यहाँ पर बैंक ए ने कितना रेट बोला था? 10%। ये क्या कहलाएगा? नॉमिनल रेट। बैंक बी ने कितना रेट बोला था? 10%। ये क्या कहलाएगा? नॉमिनल रेट। तो जब हम नॉमिनल रेट की बात करेंगे तो बैंक ए का नॉमिनल रेट कितना है? बैंक ए का नॉमिनल रेट है 10%। बैंक बी का नॉमिनल रेट कितना है? बैंक बी का नॉमिनल रेट जो है वो भी है 10%, ठीक है। जो रेट बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट कहलाता है। बैंक ए ने 10% का रेट बोला, नॉमिनल रेट। बैंक बी ने 10% का रेट बोला, नॉमिनल रेट। जो रेट बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट कहलाता है। जो रेट बैंक बोलता है वो नॉमिनल रेट कहलाता है। बैंक ए ने 10% बोला, नॉमिनल रेट। बैंक बी ने 10% बोला, नॉमिनल रेट। लेकिन अगर तुम इसको यूं सोचो कि यार मैंने बैंक ए में 100 रुपए जमा करे थे, और वो एक साल बाद कितने हो गए? 110। अगर मैंने बैंक ए में 100 रुपए जमा करे थे और वो एक साल के बाद जो है वो 110 हो गए। अगर मैंने बैंक ए में 100 रुपए जमा करे थे और वो एक साल बाद 110 हो गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वाकई में बैंक मुझे 10% रेट ही दे रहा है ना, ठीक है ना। बाकी में मेरे अगर 100 रुपए 110 हो रहे हैं, 110 पे जा रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है सर? 10 से इंक्रीज हो रहा है। तो मुझे बैंक ए दे भी 10% ही रेट रहा है। जो रेट बैंक देता है, तुम यूं कह सकते हो, जो रेट या जिस परसेंटेज के हिसाब से बैंक इंटरेस्ट देता है वो इफेक्टिव एनुअल रेट कहलाता है। जिस रेट से बैंक इंटरेस्ट देता है वो इफेक्टिव एनुअल रेट कहलाता है। अगर मेरे इस बैंक में यानी कि बैंक ए में 100 रुपए एक साल बाद 110 हो रहे हैं, तो मुझे मिल भी 10% रहा है, यानी कि बैंक ए का जो इफेक्टिव एनुअल रेट है वो कितना है?
10% है। बैंक ए का इफेक्टिव एनुअल रेट कितना है? 10% है। अलबत्ता अगर मैं बैंक बी की बात करता हूँ, तो मेरे 100 रुपए एक साल के बाद कितने हो रहे हैं? 110.25। तो अगर 100 रुपए एक साल बाद 110.25 हो रहे हैं, यानी कि ग्रोथ कितनी है? 10.25% है। तो इसका मतलब बैंक बी जो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, वो कितना है? वो 10.25% है। बैंक बी जो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है वो 10.25% है। बैंक बी मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक बी जो है उसमें अगर मैं 100 रुपए रखता हूँ तो मेरे 100 रुपए एक साल बाद 110.25 हो जाते हैं, यानी कि बैंक बी जो है वो मुझे 10.25% इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को रिकॉर्डिंग राइट्स अभी भी चाहिए हैंड रेज करो। ठीक है, सुभान मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग राइट दे देता हूँ, अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया। और किसी को तो रिकॉर्डिंग चाहिए, राइट चाहिए, हैंड रेज करना, मैं दे दूंगा रिकॉर्डिंग राइट। फिर लोअर एंड कर दो ताकि तुम्हारा नाम चला जाए, दूसरे लोगों का ऊपर आ जाना। ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि भाई बैंक ए और बैंक बी जो है इन दोनों का इफेक्टिव एनुअल रेट और नॉमिनल रेट जो है वो क्या है। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूलों में इनको कैसे यूज करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अदनान तुम मोबाइल से ऑनलाइन आ रहे हो, इसलिए रिकॉर्डिंग राइट्स नहीं आ रहे। वसीम तुम्हें मिल रहे हैं रिकॉर्डिंग राइट्स। अच्छा, अब देखो यार, हमारे पास कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या है? S is equals to P 1 plus I power n। S is equals to P 1 plus I power n। ठीक है ना, ये हमारा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है। S is equals to P 1 plus I power n। देखो, अगर लेट से बैंक ए का सिनेरियो, बैंक ए में मेरे 100 रुपए 2 साल बाद कितने हो गए? बैंक ए में मेरे 100 रुपए 2 साल बाद 121 हो गए, है ना। अगर लेट से सवाल ये होता कि बैंक ए में आपने आज 100 रुपए जमा करे, ये पी हो जाता। बैंक ए जो है उसका जो रेट है वो है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये आई हो जाता। और 2 साल बाद कितने पैसे हो जाएंगे, यानी कि N2 दिया हुआ और हमें S ढूंढना हो, तो हम क्या करते? S is equals to P, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। तो कितना हो जाता? 121, है ना। बैंक के लिए तो बड़ा सिंपल है, अगर P 100 होता, I 10% होता, 2 सालों की बात हो रही होती, तो S जो है वो 121 निकलता। अगर आपका सवाल आता है जो कि बैंक बी का सवाल है, बैंक बी में मेरे 100 रुपए 2 सालों बाद कितने हो रहे थे? 121.550625, है ना। अगर आपका सवाल ये आता कि एक बैंक बी है जिसमें आपने 100 रुपए जमा करे हैं, 2 सालों के लिए वो पैसे जमा करे हैं, यानी कि N2 होता। और वो ये कहता कि बैंक बी ने ये बोला है कि हम आपको जो इंटरेस्ट देंगे वो देंगे 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर बैंक बी में 100 रुपए मैंने जमा करे हैं, 2 सालों के लिए जमा करे हैं, और सवाल ये कहता है कि आपको जो रेट है वो 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली मिलेगा, तो फिर बैंक बी की जब हम बात करेंगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शंस है या दो मेथड्स है। मेथड नंबर वन क्या है? अच्छा, मुझे बताओ, ये बैंक बी का 10% जो है वो नॉमिनल रेट है या इफेक्टिव एनुअल रेट है? नॉमिनल रेट है। मेथड नंबर 1 है यूज नॉमिनल रेट। मेथड नंबर 1 में हम नॉमिनल रेट यूज करेंगे। और कैसे वर्किंग करेंगे? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? S is equals to P 1 plus I power n। S is equals to P 1 plus I power n, यह हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। मेथड नंबर 1 में क्या होगा? मेथड नंबर 1 में हम लिखेंगे S is equals to P, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 10%। अच्छा, अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर कंपाउंडेड एनुअली हो तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 4 से डिवाइड करेंगे।
अगर कंपाउंडेड मंथली हो तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो हम इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स है जो कि 2 दिए हुए हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 लिखेंगे। तुम देखो आंसर क्या आता है, आंसर क्या आ रहा है 1 to 1.5506251 to 1.55065, ठीक है। हमारे पास मेथड नंबर 1 जो है उसमें रेट कौन सा यूज किया है, मैंने नॉमिनल रेट यूज किया। मेथड नंबर 1 में रेट कौन सा यूज किया, नॉमिनल रेट यूज किया। नॉमिनल रेट यूज करोगे तो इंटरेस्ट की परसेंटेज को 2 से डिवाइड करोगे और आई जो है जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स है उसको 4 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। बाई एनुअली हो अगर तो साल में 2 बार, बाई मंथली हो। अच्छा, बाई मंथली के देखो इंग्लिश में 2 तरह के मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि बाई मंथली यानी कि महीने में 2 बार, और एक ये भी होता है कि 2 महीने में 1 बार। तो वो सवाल में स्पेसिफाइड होगा, वैसे वो बाई मंथली वाले सवाल आके पूछेगा नहीं क्योंकि वो एक कंफ्यूजन पैदा करता है। अच्छा, मेथड नंबर 2 सुनो जरा, मेथड नंबर 2 कुछ ऐसा है कि जिसमें हम यूज करेंगे इफेक्टिव एनुअल रेट। मेथड नंबर 2 जो है उसमें हम यूज करेंगे इफेक्टिव एनुअल रेट। अच्छा देखो, हमने यहाँ पर बैंक बी का इफेक्टिव एनुअल रेट क्या है, बैंक बी का इफेक्टिव एनुअल रेट है 10.25%, ठीक है। अगर हम इफेक्टिव एनुअल रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसका तरीका क्या है, क्योंकि हमारे पास तो सवाल सिर्फ इतना था ना कि बैंक बी में आपने 100 रुपए जमा करें 2 सालों के लिए करें और बैंक बी जो है वो 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली इंटरेस्ट दे रहा है। इफेक्टिव एनुअल रेट ढूंढने का फॉर्मूला क्या होता है सर, इफेक्टिव एनुअल रेट ढूंढने का फॉर्मूला होता है 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन m पावर m माइनस 1। इफेक्टिव एनुअल रेट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन m पावर m माइनस 1। सर इसमें m क्या होता है, अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो m 2 होगा, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो m 4 होगा, अगर कंपाउंडेड मंथली है तो m 12 होगा। अगर मैं इफेक्टिव एनुअल रेट ढूंढता हूं, मेरा जो नॉमिनल रेट मुझे सवाल में दिया हुआ है वो 10% है डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, पावर 2 माइनस 1। ये आप देखो कितना आता है, सॉल्व करो आराम से, चेक करो। इफेक्टिव एनुअल रेट कितना आता है, चेक करें, कैलकुलेट करें। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब अगर आप इफेक्टिव एनुअल रेट ढूंढ लेते हो, अगर आप इफेक्टिव एनुअल रेट ढूंढ लेते हो और फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो S is equals to P 1 plus I पावर N, तो अब I की जगह अगर आप इफेक्टिव एनुअल रेट यूज कर रहे हो, अगर I की जगह आप इफेक्टिव एनुअल रेट यूज कर रहे हो तो 2 से डिवाइड नहीं करोगे, यानी कि फिर ये हो जाएगा S is equals to P 1 plus 10.25% पावर 2। तुम देखो इसका आंसर भी कितना आता है 121.5500625, ठीक है, 121.550625, सही है। अच्छा, अब जो है वो कन्वर्जन हम कुछ करते हैं, ठीक है ना। अब कुछ कन्वर्जन करते हैं। देखो लेट से अगर आपके पास लिखा हुआ आई जो है वो है 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 10%, हाँ बोलो, नहीं M 2 years नहीं लिया, M 1 साल में जितने कंपाउंडिंग के पीरियड्स आएंगे वो, कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो M 2 होगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली हो M 4 होगा, कंपाउंडेड मंथली हो M 12 होगा। और
पावर भी वही होगी, ठीक है। अच्छा, अगर लेट से लिखा हुआ है नॉमिनल रेट दिया हुआ है 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, नॉमिनल रेट दिया हुआ है 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, नॉमिनल रेट दिया हुआ है 10% पर एनम कंपाउंडेड कैलकुलेट करना हो, इफेक्टिव एनुअल रेट अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाई 4 पावर 4 माइनस 1, ठीक है। कितना आता है, राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, 10.38 39 कर दो, चलो 10.38 लिख देगा मुझे, 10.38%, ठीक है। यानी कि अगर क्वार्टरली है तो क्या करेंगे, अगर क्वार्टरली है तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अगर क्वार्टरली है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे और पावर में भी क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर बैंक बी का नॉमिनल रेट कितना था, 10% का, ठीक है। और उसका इफेक्टिव एनुअल रेट अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली के हिसाब से निकाले तो क्या है, 10.25%। और अगर हम यहां वाली एग्जांपल की बात करें, यहां पर भी 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है ना, इसका इफेक्टिव एनुअल रेट अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली के हिसाब से कितना है, 10.38%। आप बोलो कोई सवाल है, नहीं करेंगे। एम जो होगा इस फॉर्मूले में वो 1 साल में कितने कंपाउंडिंग के पीरियड से ये होगा, 1 साल में कितनी बार क्वार्टर्स आते हैं, 4, ठीक है। अच्छा जी, अब लेट से, हाँ बोलो, हाँ करते हैं, ठीक है। अब बात सुनो मेरी, लेट से एक सवाल आपको इस तरह का आता है, मैं यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपके पास एक सवाल आता है, ठीक है। सवाल ये कहता है कि आपने आज बैंक में 100 रुपए जमा करे, सवाल कहता है कि आज आपने एक बैंक में 100 रुपए जमा करे, ठीक है। और फिर सवाल ये कहता है कि इंटरेस्ट विल बी एडेड ऑन सेमी एनुअल बेसिस, इंटरेस्ट विल बी एडेड ऑन सेमी एनुअल बेसिस, इंटरेस्ट विल बी से 2 सालों के लिए जमा करें। फिर सवाल क्या कहता है, आपने ये पैसे 2 सालों के लिए जमा करें। रेड वाली कंडीशन पे जा रहे हैं हम या ब्लैक वाली, रेड वाली ना, रेड वाली जो कंडीशन थी उसमें भी आपने कितने पैसे जमा करे थे, 100 रुपए, और आपने कितने सालों के लिए जमा करते थे, 2 सालों के लिए, ठीक है। और आपको इंटरेस्ट कैसे मिला था, कंपाउंडेड सेमी। लेकिन सवाल ये बोले कि EAR effective annual rate based on quarterly compounding is 10.38%, ठीक है। देखो उससे बोला आपने 100 रुपए जमा करे, एक बात हो गई। फिर उससे ये बोला आपको हर 6 महीने पे इंटरेस्ट मिलता है, दूसरी बात हो गई। फिर उससे बोला आपको 2 सालों के लिए आपने पैसे जमा करे, फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है तो 2 सालों बाद की वैल्यू ढूंढनी है। लेकिन उसने आपको नॉमिनल रेट दिया क्या, नहीं दिया। उसने आपको इफेक्टिव रेट दिया, हाँ दिया, बट इफेक्टिव एनुअल रेट जो दिया है वो क्वार्टरली की बुनियाद पर दिया है, और इंटरेस्ट एट सेमी एनुअल की बुनियाद पर हो रहा है। हाँ, अगर तो वो ये बोलता है EAR बेस्ड ऑन सेमी एनुअल कंपाउंडिंग इज कितना बोलता,
10.25%, एक्सेलेंट। अगर तो वो सवाल यूं देता ना कि ER बेस्ड ऑन सेमी एनुअल कंपाउंडिंग इज 10.25%, तो सवाल बड़ा आसान होता है। 10.25% का ER भी दिया हुआ है, 2 साल भी बताया, सब दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 10.38% का EAR दिया हुआ है, बट ये क्वार्टरली वाला EAR दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें क्या ढूंढना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए? नॉमिनल रेट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्या हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? इफेक्टिव एनुअल रेट बेस्ड ऑन सेमी एनुअल पीरियड्स, क्योंकि हमने देखा ना 2 मेथड्स है। मेथड नंबर 1 क्या है? मेथड नंबर 1 ये है कि आप नॉमिनल रेट यूज करो। अगर आप नॉमिनल रेट यूज करते हो तो जो भी नॉमिनल रेट हो उसको कंपाउंडिंग के पीरियड से डिवाइड करो, नंबर ऑफ इयर्स को कंपाउंडिंग के पीरियड से मल्टीप्लाई करो। इस मेथड पर जाएंगे तो हमें एनआर चाहिए होगा, एक चीज। मेथड नंबर 2 क्या कहता था? मेथड नंबर 2 कहता था कि ईआर यूज कर लो, लेकिन जब हम ईआर यूज करते हैं, इसके आगे लिख लो, भूल जाओगे जब रिवाइज करने बैठोगे। इसके आगे लिख लो, देखो जो ईआर आप यूज करोगे मेथड नंबर 2 में, उसका जो कंपाउंडिंग का पीरियड होगा, मतलब कि अगर आपकी जो कंपाउंडिंग है वो सेमी एनुअल हो रही है, अगर आपकी कंपाउंडिंग जो सेमी एनुअल हो रही है, तो ईआर भी कौन सा होना चाहिए? सेमी एनुअल वाला। ये यहाँ पर अपनी जबान में लिख दो कि EAR एंड कंपाउंडिंग पीरियड्स मस्ट मैच। ऐसा सवाल आया है क्या सर? हाँ आया है, आपकी किट में 5.90s की जो सीरीज है उसमें एक डेट वाला सवाल आया है, जिसमें EAR अलग है और डेट की रीपेमेंट्स की वैल्यूज अलग टाइम पीरियड पर है। तो ये बात याद रखो कि जब हम EAR यूज करते हैं इस फॉर्मूले में, अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअल हो रही है तो EAR भी सेमी एनुअल वाला होना चाहिए। ये बात मैच करनी चाहिए। ठीक है, इस सवाल में अगर कोई लल्लू पल्लू होगा, नल्ला होगा, वो जो है वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देगा, 10.38% ले लेगा, तो ABCD में से आंसर मैच हो रहा होगा, क्योंकि एक आई के आंसर ऐसा रखेगा जरूर, तुम खुशी खुशी निकलोगे। ठीक है ना, लेकिन तुम गलत कर कर आए होगे, तो इस चीज का ख्याल रखना। अब सर फिर हम क्या करेंगे? देखो मेथड नंबर 1 अगेन, मेथड नंबर 1 क्या है? हम नॉमिनल रेट ढूंढना। कैसे ढूंढेंगे सर? ढूंढेंगे कुछ इस तरह से कि हमें नॉमिनल रेट EAR इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन m पावर m माइनस 1। ये बात मालूम है। ठीक है, हमें ये बात जब मालूम है, हमें जब ये वाली बात मालूम है कि EAR जो है वो नॉमिनल 1 प्लस नॉमिनल रेट अपॉन m पावर m माइनस 1 के बराबर होता है, तो आप EAR की जगह लिखते हैं 10.38%, क्योंकि ये हमें इस बार मालूम है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस नॉमिनल रेट हमें मालूम नहीं है, m कितना लिखें? 4 लिखेंगे। 4 क्यों लिखेंगे? EAR 4 वाला है, पावर 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करो, एरर ढूंढो कितना आता है। टेन % आ रहा है ना? तो अब आपने ये जब 10% ढूंढ लिया, अब आप ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I पावर N। S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस I पावर N। ये आपका फॉर्मूला है। आप अगर नॉमिनल रेट वाली अप्रोच पर जा रहे हो तो S इज इक्वल्स टू 100 1 प्लस 10% डिवाइड करेंगे 2 से। यस करेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है सेमी एनुअल वैल्यू, और पावर में कितना आएगा? 4। 2 साल बाद की वैल्यू निकालनी है, कितना बनता है? हाँ, नॉमिनल रेट तो कभी सेमी एनुअल, नॉमिनल रेट क्या होता है? नॉमिनल रेट तो होता ही जो बैंक बोलता है वो होता है। ठीक है, अच्छा कितना आता है? 121.55। ये मेथड नंबर 1 आना। ठीक है, अच्छा अगर हम मेथड नंबर 2 यूज करेंगे, अगर हमें मेथड नंबर 2 यूज करना हो,
अगर हमें मेथड नंबर 2 यूज करना हो, मेथड नंबर 2 के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा? हमें ER ढूंढना पड़ेगा। कौन सा वाला? सेमी एनुअल वाला। तो कैसे ढूंढेंगे? NR आ गया, NR आ गया, दोबारा से सेम फॉर्मूला यूज करूं। NR आ गया, दोबारा से सेम फॉर्मूला यूज करूं, यानी कि ER इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 माइनस 1। कितना? 10.25%। 10.25%। ठीक है, 10.25%। तो इस वाले मेथड नंबर 2 में S इज इक्वल्स टू PE, फिर 1 प्लस 10.25% पावर 2 कितना बनता है? अगेन 121.55 बनेगा। अगेन 121.55 बन रहा होगा। ठीक है, 121.55 है, सही। अच्छा, अब मुझे कौन बताएगा कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली क्या होता है? किसको पता है? अच्छा, फॉर्मूला P PE, ठीक है, PE पावर RT कह सकते हैं। देखो भाई, कभी कभार सुनो, कभी कभार आपका सवाल ये कहेगा कि आपने जो है ना वो कहीं पर पैसे जमा करे, मिसाल के तौर पर 100 रुपए जमा करे। कभी कभार आपका सवाल आपको ये बोलेगा कि आपने कहीं पर पैसे जमा करे, मिसाल के तौर पर आपने 100 रुपए जमा करे, ठीक है। ये 100 रुपए आपने 2 सालों के लिए जमा करे और जो रेट है ना वो है 10% का, और सवाल में लिखा हुआ हो कंपाउंडेड 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 कंटिन्यूअसली, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली लिखा हुआ हो, सवाल में लिखा हुआ कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। अब जब सवाल में कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली लिखा हुआ होगा तो जो फॉर्मूला यूज होगा वो है S इज इक्वल्स टू P एक्सपोनेंशियल यानी कि E पावर IN। RT लिख दो, IN लिख दो। I इंटरेस्ट की रेट है और N क्या है? जो टाइम पीरियड है, नंबर ऑफ इयर्स है। और आप इसको सॉल्व कर दो, P 100 होगा, E आपके कैलकुलेटर पर होता है, I 10% होगा और N जो है वो 2 होगा। बताओ कितना आता है आंसर? 122.14। अच्छा सर, क्या इसमें और कोई आगे चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है? नहीं, कुछ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। N नंबर ऑफ इयर्स, I इंटरेस्ट, E एक्सपोनेंशियल और P जो है वो आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए और इससे आप अपनी फ्यूचर वैल्यू ढूंढ लेना। सवाल में वर्ड यूज हो रहा होगा कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, सवाल में वर्ड यूज हो रहा होगा कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, ठीक है। सवाल में एक वर्ड यूज हो रहा होगा कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली, सही है। अच्छा, हम अब जो है वो, हाँ, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में वसीम बिल्कुल ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, लिखता है वो काफी बार कि कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। अच्छा जी, अब हमने लास्ट क्लास में ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू देखी थी, एनवीटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू देखी थी, परपेचुइटी नहीं। मैं रिकॉल करता हूं पहले तो ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू, ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता था P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस I पावर माइनस N अपॉन I, ठीक है ना। और इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट्स से आज ये 0 है, ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। यहाँ पर 100 रुपए है और यहाँ पर 100 रुपए है।
और 10% का इंटरेस्ट रेट मैं एज्यूम करूंगा सारी एग्जांपल्स में। तो अगर 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 मुझे इस 100 रुपए को 0 पे लेकर आना है और इस 100 रुपए को भी 0 पर लेकर आना है, यानी कि दोनों की कितनी डिस्काउंटिंग करनी है, पहले वाले की 1 साल की, दूसरे वाले की 2 साल की। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि पहले जो 100 रुपए है उसको आप डिवाइड कर दो 1 + 10% से, और दूसरे वाले जो 100 रुपए है उसको डिवाइड कर दो 1 + 10% की पावर 2 से। कितना आता है बताओ? पहले 100 रुपए को 1 साल पीछे ले आओ, 1 + 10% से डिवाइड करो, दूसरे 100 रुपए को 1 + 10% पावर 2 से डिवाइड करो। तो फिर तुम नॉर्मल फॉर्मूले यूज करना। हाँ भाई, कितना? 173.5। क्या ये ऑर्डिनरी एन्युटी है? यस, ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि पहले टाइम पीरियड है, फिर आर की वैल्यू है, फिर टाइम पीरियड है, फिर आर की वैल्यू है। और अगर ऐसे सिनेरियो में मुझे पी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू यानी कि ईयर 0 की वैल्यू लेकर आनी हो, तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से हो सकता है पहले टाइम पीरियड, फिर आर, फिर टाइम पीरियड, फिर आर, और पी वहां पर होगा पहले आर से पीछे वाले टाइम पर होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर यूं सॉल्व करूं, 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 10% पावर -2 डिवाइडेड बाई 10%, तो भी आंसर कितना आएगा? 173.5 ही आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई, दोनों तरीकों से सेम आंसर आएगा। ये ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने रिकैप करवा दिया, रिवाइज करवा दिया। सही है। अच्छा, दूसरा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो है एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू जो है, एन्युटी ड्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका फॉर्मूला क्या है? P = R मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + I पावर -n अपॉन I मल्टीप्लाइड बाई 1 + I। इसमें पहले टाइम पीरियड होगा या पहले आर होगा? पहले आर होगा। मिसाल के तौर पर यह नंबर 0 पर 100 रुपए हो, फिर यह नंबर 1 पर 100 रुपए हो, और फिर यह नंबर 2 पर लेट से कुछ भी ना हो। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि ये आर की वैल्यू है, फिर एक टाइम पीरियड है, फिर आर की वैल्यू है, फिर एक टाइम पीरियड है, और फिर कुछ भी नहीं है। पहले आर फिर टाइम पीरियड। अगर नॉर्मल फॉर्मूलों से हम इन दोनों 100 रुपए की ईयर 0 की वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालें, अगर नॉर्मल फॉर्मूलों से हम इन दोनों की ईयर 0 की वैल्यू निकालें, दोनों 100 रुपए की, तो हम पहले वाले 100 रुपए को कितने सालों की डिस्काउंटिंग करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, वो ईयर 0 पर है। जो ईयर 1 वाले 100 रुपए वो कितने साल पीछे आएंगे? 1 साल पीछे आएंगे। तो किससे डिवाइड करेंगे? 1 + 10% से। ठीक है, मुझे बताओ आंसर क्या बनेगा? 190.9। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करूंगा, तो भी आंसर सेम आएगा। R 100 होगा मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 + 10% पावर -2 अपॉन 10% मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10%। देखो सेम आंसर आता है 190.9। ठीक है। अच्छा, कभी भी अगर एन्युटी होती है तो टाइम पीरियड्स पर लिमिट होती है। टाइम पीरियड्स पर लिमिट होने का मतलब ये है कि पहले सवाल में भी लिखा हुआ था कि 2 साल है, दूसरे सवाल में भी लिखा हुआ था कि 2 साल है। कभी भी अगर एन्युटी होती है तो टाइम पीरियड्स पर लिमिट होती है। पहले सवाल में लिखा हुआ था कि 2 साल की बात हो रही है, दूसरे सवाल में भी लिखा हुआ था कि 2 सालों की बात हो रही है। ठीक है। एन्युटी में टाइम पीरियड की लिमिट होती है,
और उसकी प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले मैंने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर रिकॉल भी कर दिए। अच्छा, इसके अगेंस्ट एक और चीज कहलाती है परपेचुइटी। ठीक है, परपेचुइटी जो है, इसमें और एन्युटी में डिफरेंस क्या है? परपेचुइटी में टाइम पीरियड नहीं होता है, कब तक? अनलिमिटेड, फॉरएवर, हमेशा। इसके सवालों में जनरली एक वर्ड यूज हुआ होगा, फॉरएवर। इसके सवालों में जनरली एक वर्ड यूज हुआ होगा, फॉरएवर। ठीक है ना? पहली क्वेश्चन की पहचान, हाँ बिल्कुल हसनैन, हम लोग करेंगे क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा। अच्छा, परपेचुइटी मतलब फॉरएवर। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक सवाल होता है कि यार ईयर 1 पर 100 रुपए है, ईयर 2 पर 100 रुपए है, ईयर 3 पर 100 रुपए है, ईयर 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 11 पर, फॉरएवर 100 रुपए है। और इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू या ईयर 0 की वैल्यू निकालो, सारे 100 रुपए की। फॉरएवर का वर्ड यूज हुआ हो, हमेशा के लिए की बात हुई भी हो, कभी भी स्टॉप नहीं लगेगा, नॉन स्टॉप हो, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे P इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई I। 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 I हम एज्यूम कर रहे हैं 10% है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10%। 100 डिवाइडेड बाई 10% कितना बनता है? 1000। ठीक है? परपेचुइटी का वर्ड यूज हुआ है, यानी कि फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब हमेशा के लिए। आर ओवर आई का फॉर्मूला यूज करोगे, आर ओवर आई से आपका जो आंसर बन रहा है वो 1000 बन रहा है। सही है? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला कॉपी कर लिया? ठीक है भाई, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, अगर हाँ, अच्छा जी, चलो ये क्वेश्चन नजर आ रहा है? चलो इसको मैं रीड करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है? अच्छा, जितने लोग ऑनलाइन हो, मैं ब्रेक में तुम लोगों के क्वेश्चन जो है वो एंटरटेन देखा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू what is the present value of a perpetuity of rupees 500 starting 3 years from today if interest rate is 12% per annum? करो उसको सॉल्व। देखो, मुझे क्या पता, मुझे नहीं आता। और कोई ऑनलाइन जो सबके आंसर 4166 आ रहे हैं। 2965 कौन है? गलत है।
3720 3120 और अच्छा देखो यार, सुनो जरा, इस सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर आप कोई भी सवाल सॉल्व कर रहे हो ना, तो सबसे पहले उसका डायग्राम बना लिया करो। इसमें लिखा हुआ था व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि ईयर जीरो की वैल्यू ढूंढनी है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि ईयर जीरो की वैल्यू ढूंढनी है ऑफ अ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है किस चीज की, परपेचुइटी की। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ ₹500 स्टार्टिंग 3 years फ्रॉम टुडे, यानी कि ये परपेचुइटी है। परपेचुइटी का मतलब फॉरएवर, लेकिन ईयर 1 और ईयर 2 पर कुछ भी नहीं है। इसका जो स्टार्ट है यार, काइंडली आप लोग आपस में बातें ना करो, डिस्कशन ना करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्टर्बेंस होती है। ईयर 1 ईयर 2 पर कुछ भी नहीं है। ईयर नंबर 3 पर पहली बार 500 रुपए, क्योंकि उसने क्या बोला था, कब शुरू होगा, तीसरे साल से। फिर ईयर नंबर 4 पर 500 रुपए, ईयर नंबर 5 पर 500 रुपए, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व करने के, इस तरह की चीज को, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। अगर हम अपना अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था परपेचुइटी का, जो कि P ओवर R, P इज इक्वल टू R ओवर I था, जो हमने ये वाला अभी फॉर्मूला पढ़ा था, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, तो इस फॉर्मूले में था क्या, ईयर 0 ईयर 1 ईयर 2 फॉरएवर। R की वैल्यूज यहां पर थी, R की वैल्यूज 1 पर थी, R की वैल्यू 2 पर थी, R की वैल्यू 3 पर थी, और जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे तो कहां आते थे, 0 पर। ठीक है, 0 पर आते थे। अगर मेरा सवाल का स्ट्रक्चर ये है, बिकॉज उसने लिखा था कि तीसरे साल से परपेचुइटी स्टार्ट होगी। अगर इस फॉर्मूले में, अगर यहां पर मैं R ओवर I को अप्लाई करता हूं, यानी कि 500 को 12% से डिवाइड करता हूं, 500 को 12% से डिवाइड करना, यानी कि R ओवर I का अप्लाई करना, आंसर कितना आता है पहले ये बताओ, 4167 तकरीबन। लेकिन ये यार 0 पर नहीं पहुंचा। देखो, हम अगर जनरल डायग्राम देखें, तो हमारा जो P होता था वो पहले R से एक टाइम पीरियड पहले होता था। तो अगर मैं यहाँ पर R ओवर I का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मेरा R जो है वो ईयर 3 से ईयर 4 ईयर 5 यहाँ पर है। जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, तो वैल्यू आएगी Y2 की, ईयर नंबर 2 की वैल्यू आएगी 4167। अगर मुझे 0 पर पहुंचना है, तो मुझे इसको 2 सालों की डिस्काउंटिंग मजीद करनी होगी, यानी कि मैं 4167 को डिवाइड कर दूंगा 1 प्लस 12% पावर 2 से, कितना आएगा, 3321। कितने लोगों का आंसर 3321 आ रहा था, 3321 सही आंसर है, बस 3321 सही आंसर होगा। आप जब R ओवर I अप्लाई करोगे, तो आप 2 पर आओगे। ठीक है, R ओवर I अप्लाई करोगे तो 2 पर आओगे। फिर आपको 2 साल उस वैल्यू को पीछे लाना पड़ेगा, उसकी 2 सालों की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी, तब आप ईयर 0 पर पहुंचोगे। ये पहला तरीका सवाल सॉल्व करने का है। सबको समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा तरीका, एक और तरीका भी बता देता हूँ। तरीके सारे पता होने चाहिए, करना कुछ ही होते हैं, ठीक है ना, पता सारे होने चाहिए, समझे? अच्छा देखो, ईयर नंबर 0, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4, सो ऑन। मेरा जो सवाल था उसमें पहले 500 रुपए कहां पर थे? मेरा जो सवाल था उसमें पहले 500 रुपए ईयर नंबर 3 पर थे, फिर ईयर 4 पर थे, सो ऑन 5 6 7 8 9
आगे सारे सालों में, ठीक है। क्या 1 और 2 पर 100 रुपए थे, 500 रुपए थे। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ईयर 1 पर भी और ईयर 2 पर भी 500 रुपए थे, अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ईयर 1 और ईयर 2 पर भी 500 रुपए थे, तो अब इसकी अगर है, मान लो है, अगर इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो फिर क्या अप्लाई होता, आर ओवर आई अप्लाई होता, आर ओवर आई अप्लाई होता, यानी कि 500 अपॉन 12%, कितना बनता, 4167। क्या ये सही होता, नहीं, कितनी गलती होती, 1 और 2 वाले 1 ओवर 2 1 और ईयर 1 और ईयर 2 वाले 500 की भी प्रेजेंट वैल्यूज में 4167 में ऐड हुई नहीं है, जो कि गलत है। इन रियलिटी तो ईयर नंबर 1 पर और ईयर नंबर 2 पर कोई भी 500 रुपए नहीं है, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यूज 4167 में ऐड हुई हुई है उसको अब माइनस कर दो। कैसे माइनस कर दे सर, माइनस कुछ ऐसे कर दो, 4167 माइनस 500 अपॉन 1 प्लस 12%, पहले वाले 500 की प्रेजेंट वैल्यू, माइनस 500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% की पावर 2, यानी कि दूसरे वाले 500 की प्रेजेंट वैल्यू 416 है। मैंने पहले गलत एज्यूम किया, मैंने एज्यूम कर लिया ईयर 1 ईयर 2 पर भी 500 रुपए हैं। अगर ऐसा होता तो आर ओवर आई का फॉर्मूला लग जाता, आर ओवर आई का फॉर्मूला लगता, 4167 बनता, बट ये 4167 गलत है। क्यों गलत है, इसमें ईयर 1 के 500 रुपए भी एज्यूम हुए हैं और उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है, ईयर 2 के 500 रुपए भी एज्यूम हुए हैं और उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है, तो उन दोनों को निकाल दो, माइनस कर दो, उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को माइनस करेंगे, आंसर क्या आता है, 3321 सेम आंसर आता है, देखा 3321 सेम आंसर आता है। तो ये दूसरा तरीका है सवाल को सॉल्व करने का, इसको भी कॉपी कर लो, फिर एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ठीक है अरशद, मैं बता दूंगा, बिल्कुल वसीम, मैं जब ब्रेक लूंगा ना तो तुम लोगों की क्वेरीज बता दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, चलो एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। चलो जी, एक और सवाल, चलो भाई, इस सवाल में लिखा हुआ है, इस सवाल में लिखा हुआ है मिस्टर नाजुक विल रिसीव ₹100 फॉर एवर, मिस्टर नाजुक विल रिसीव ₹100 फॉर एवर, हमेशा के लिए, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एक्सेप्ट इन ईयर नंबर 10, एक्सेप्ट इन ईयर नंबर 10, यानी कि ईयर 10 के अलावा हर साल उसको 100 रुपए मिलते हैं। If interest rate is 12%, अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज 12% है, कंप्यूट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल रिसिप्ट्स, तो आप प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करो, करो जरा।
833 आ रहा है क्या? एक ऑनलाइन आंसर, दो आंसर्स आए 833 नहीं? एट जीरो वन क्या है? 801 एक ऑनलाइन आंसर 300 भी आया है। कितने लोग 801 वाले हो? बस अच्छा, इस क्लास में कितने रिफ्रेशर वाले हो, दूसरी बार दे रहे हो पेपर? जैसे मैंने बता दो यार, यार कसम से यार बता दो। कोई नहीं बता रहा। क्या हो पीछे है कोई? Mr. Nazuk will receive rupees 100 forever at the end of each year except in year number 10। और इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है ना वो 12% है। कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल रिसिप्ट्स। अच्छा देखो, अगर आज ईयर 0 है तो डायग्राम कुछ ऐसा है कि यह नंबर 1 पर 100 रुपए है, यह नंबर 2 पर 100 रुपए है, यह नंबर 3 पर 100 रुपए है, यह नंबर 4 5 6 7 8 9, यह 9 तक 100 रुपए है। यह 10 पर क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर वापस से यह नंबर 11 पर 100 रुपए, यह 12 पर 100 रुपए, यह 13 पर 100 रुपए। कब तक? फॉरएवर, ठीक है। उसने ये लिखा था कि इसको हर साल के आखिर में 100 रुपए मिलेंगे सिवाय यह नंबर 10 के। यह 10 पर नहीं मिलेंगे, उसके अलावा यह 10 पर नहीं मिलेंगे, उसके अलावा इसको हमेशा 100 रुपए मिलेंगे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, इसको कैलकुलेट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। एक सबसे आसान तरीका वो ये है कि आप एज्यूम कर लो कि यहां पर भी 100 रुपए, आप एज्यूम कर लो ये 10 पर भी 100 रुपए हैं, एज्यूम कर लो। तो फिर ये सारे 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाएंगे 100 डिवाइडेड बाई 12%, ठीक है ना। आपने क्या एज्यूम किया कि ये 10 पर भी क्या है? ठीक है, एज्यूम किया है ना। ये जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? 833.3। लेकिन क्योंकि ये 10 पर 100 रुपए नहीं थे, ऐसा करोगे तो ये 10 पर जो 100 रुपए हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी इसमें शामिल है, उसको हम माइनस करेंगे। कैसे? 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 10 कितना बनता है? 30। कितना बनता है? 30, 31, 32.1। तो कितना आता है? 801.2। ये एक तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। पहले आप आर ओवर आई अप्लाई करो, आप एज्यूम कर लो कि यह नंबर 10 पर भी 100 रुपए थे। जब आप ऐसा करोगे तो 833.3 में यह 10 के 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल होगी। हकीकतन वहां पर कोई 100 रुपए नहीं थे, तो उसकी जो भी प्रेजेंट वैल्यू बनती है वो प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर
और 833.3 में से माइनस कर दो, ठीक है, तो आपका आंसर 801.2 आता है। ये एक तरीका हो गया सवाल को सॉल्व करने का। सर दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2 पर चलते हैं। मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 जो है, मेथड नंबर 2 है, उसमें आप उसकी वैल्यू ग्रीन कलर से करता हूं। मेथड नंबर 2 में आप ऐसा करो कि ये 1 से ये नंबर 9 तक, ये नंबर 1 से ये नंबर 9 तक, ये जो 100 रुपए है, इसको अगर 0 पे लेकर आना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं? ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू। आई रिपीट, मेथड नंबर 2 में ईयर 1 से ईयर 9 तक के जो जो 100 रुपए हैं, उसको ईयर 0 पे लेकर आने के लिए ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 12% पावर माइनस 9 अपॉन 12%, कितना आता है? 532। 532। इससे क्या हुआ? इससे ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले जो 100 रुपए थे वो ईयर नंबर 0 पर आ गए। आई रिपीट, इससे ईयर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले जो 100 रुपए थे वो ईयर नंबर 0 पर आ गए। अब बच क्या? बच गया ईयर 11, ईयर 12 एंड सो ऑन वाले 100 रुपए। उसके लिए क्या करें? ये जो आपके पास ईयर नंबर 11 ऑनवर्ड्स वाले, 11 ऑनवर्ड्स वाले, ये जो आपके पास ईयर नंबर 11 ऑनवर्ड्स वाले 100 रुपए आ रहे हैं और फॉरएवर आ रहे हैं, इस पर अगर मैं आर ओवर आई, इस पे अगर मैं आर ओवर आई अप्लाई करता हूं, इस पे अगर मैं आर ओवर आई अप्लाई करता हूं, तो मैं कहां पर पहुंचूंगा? ये 10 पर पहुंचूंगा। एक टाइम पीरियड पहले ना, तो अगर मैं इस पर आर ओवर आई अप्लाई करता हूं तो मैं ये 10 पर पहुंचूंगा। अगर मैं इस पर आर ओवर आई अप्लाई करता हूं 11 12 13 14 वाले जो फॉरएवर 100 रुपए हैं, उस पर मैं आर ओवर आई अप्लाई करता हूं, यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 12% करता हूं, तो क्या होता है? मैं ये नंबर 10 पर पहुंचता हूं। मैं ये नंबर 10 पर पहुंचता हूं। इसका जो भी आंसर आ रहा है, इसका जो भी आंसर आ रहा है आर ओवर आई का, ये 10 पर पहुंचा हूं मैं, मुझे 0 पर पहुंचना है, यानी कि इस आंसर को कितने साल पीछे लेकर जाना है? 10 साल पीछे लेकर जाना है। यानी कि इसको मैं मजीद डिवाइड कर दूं 1 प्लस 12% की पावर 10 से, कितना आएगा? 3 268.2 तकरीबन। सेम आ रहा है आंसर, 801.2 आ रहा है, ठीक है। 1-2 रुपए का राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस हो सकता है, कुछ डिफरेंस राउंडिंग ऑफ की वजह से हो सकता है, बट मोर और लेस यही आंसर आ रहा होगा। करेक्ट? सही है ना? तो हमने दूसरा सवाल प्रैक्टिस किया। इसमें कोई मसला है? इसको अगर मैं, इस मेथड को अगर मैं रिपीट कर दूं, पहले जो 9 साल थे उसको 0 पर लाने के लिए अलहदा वर्किंग करी, और उसके बाद जो आपके पास अमाउंट था उसको आप जो है वो 0 पे लेकर आए हो, उसके लिए एक अलहदा वर्किंग करी। सही है? अच्छा भाई, अब हम एक और सवाल देख लेते हैं।
अच्छा जी, एक और सवाल है हमारे पास। Marina bought an asset. Marina bought an asset costing 360,000 rupees today. इसने एक एसेट खरीदा है। एसेट क्या होता है? कोई गाड़ी खरीदी, कोई मशीन खरीदी, कोई दुकान खरीदी। The useful life of the asset is 3 years. ये गाड़ी, ये दुकान, ये मशीन जो है वो 3 साल काम करेगी, 3 साल चलेगी, 3 साल एक्टिव रहेगी। A company has offered her to lease out the asset for 3 years, for which she will receive rupees 150,000 per annum at the end of each year. सर लीज क्या होता है? लीज का मतलब ये होता है कि कोई एक कंपनी आई और उससे ये बोला यार ये जो गाड़ी आपने खरीदी है ना, ये 3 साल के लिए हमें दे दो, यानी कि किराए पर दे दो, और हमसे आप हर साल के आखिर में 150,000 रुपीज ले लो। ठीक है? If interest rate is 11% per annum, is the above option favorable for Marina? तो क्या अगर अगर एप्लीकेबल 11% का रेट है तो क्या इसको ऐसा करना चाहिए? क्या हुआ? क्या आंसर आ रहा है? देखो ये एनपीवी का सवाल है वैसे तो, जो मैं ब्रेक के बाद डिस्कस करूंगा। हो ये रहा है, हो ये रहा है कि आप सुनो जरा, आप ईयर नंबर 1 पर गाड़ी खरीदते हो, ईयर 0 पर गाड़ी खरीदते हो, कितने पैसे पे करते हो? 3,60,000। आप ईयर 0 पे 360,000 रुपीज पे कर रहे हो ना, और गाड़ी खरीद रहे हो। ठीक है? बदले में आपको क्या मिल रहा है? पहले साल के आखिर में 1.5 लाख रुपए, दूसरे साल के आखिर में 1.5 लाख रुपए, तीसरे साल के आखिर में 1.5 लाख रुपए। ठीक है? अच्छा, जब आप कोई गाड़ी खरीदते हो, जब आप कोई गाड़ी खरीदते हो और पैसे पे करते हो, वो कहलाता है आपका कैश आउटफ्लो। और जब आप उसको किराए पे दे रहे हो और किराया आ रहा है, वो कहलाएगा आपका कैश इनफ्लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें डिटेल में तो डिस्कस करना है, बहरहाल अभी फॉर टाइम बीइंग इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज का मतलब पैसों का आना, कैश इनफ्लोज का मतलब पैसों का आना। कितनी बार पैसे आ रहे हैं? 3 बार। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज का मतलब इनकी ईयर नंबर 0 की वैल्यू। अब ये ऑर्डिनरी एनआईटी बन रही है, ईयर 0 पर कुछ नहीं, 1 पर, 2 पर, 3 पर सेम अमाउंट, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसे भी आ सकती है 150,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 11% पावर माइनस 3 अपॉन 11%। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, माइनस 360,000 ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है। कितना आंसर आता है? 6557। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है 6557 आ रहा है, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपको बेनिफिट हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा, आप यस करोगे। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा होता तो नो करते। ठीक है?
अच्छा 10:32 हो रहे हैं, कितनी देर का ब्रेक दूं? 10:52 पर आओ, ठीक है? 10:32 से 10:52, 20 मिनट का ब्रेक है, 20 मिनट में आओ। आ जाओ 20 मिनट में।